हेलो एवरीवन। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैंने पॉलिटिकल साइंस CUT PG के लिए बनाया है। इसमें कोई भी मैंने सीक्वेंस से कवर नहीं किया है। जस्ट कि अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अभी तक कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, सिलेबस ज़्यादातर पार्ट सिलेबस का कवर कर लिया होगा। और इसका मेरा पूरा बनाने का पर्पज़ यही है कि आपका एक तो रिवीजन हो सके, सेकेंडली जो कुछ टॉपिक्स अगर इस क्वेश्चंस में आते हैं उसमें से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं अगर आपको अब कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो। तो जितना मुझे आता है उस चीज़ में उतना मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं वो बता सकूं जो एग्ज़ाम में काम आ सके। सो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी दो तरह के डेमोक्रेसी होते हैं। एक प्रोसीजरल में ज़्यादा एम्फेसिस होता है या ज़्यादा फोकस करते हैं हम प्रोसेसेस पे कि किसी सोसाइटी में अगर वो प्रोसेसेस अच्छे से फॉलो हो रहे हैं जो कि संविधान में लिखे हुए हैं या जिन पैरामीटर्स पे हम किसी सोसाइटी को डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, तो उसको प्रोसीजरल डेमोक्रेसी बेसिकली उसको बोलते हैं। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी होता है जब आप किसी सोसाइटी में आप देखते हो कि जो डेमोक्रेटिक कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो या जो सिटीजन्स है वो डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं, तो वो सब्सटैंटिव हो जाता है। तो हमारे चार ऑप्शंस हैं। एक तो रूसो है, जो कि एक फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। जोसेफ शुम्पेटर है। कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स को आप सब लोग जानते ही होंगे। जॉन रॉल्स हैं। जॉन रॉल्स को हम जस्टिस की थ्योरी के लिए जानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा उस ये आंसर है जोसेफ शुम्पेटर। अब जोसेफ शुम्पेटर के बारे में जान लेते हैं। तो देखो जोसेफ शुम्पेटर ने क्या है, ये इन्होंने प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था एज प्रोसेस ऑफ चूजिंग लीडर्स, ना कि पॉलिसी आउटकम्स या सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि डेमोक्रेसी को हम बहुत ही एक ज़्यादा हैलोड प्रिंसिपल समझते हैं कि उससे हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बट इनका कहना था डेमोक्रेसी बस ज़्यादा कुछ नहीं, बट एक तरीके से प्रोसीजर है कि लीडर्स को चूज़ करते हैं। बेसिकली हम चूज़ करते हैं कौन हमको गवर्न करेगा, और इनको इसलिए प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का फाउंडेशनल थिंकर भी कहा जाता है। तो इनकी एक तो आप इन्होंने एक इनकी जो बुक है जो शायद वो पूछ भी सकते हैं कि वो कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो कि इन्होंने 1942 में लिखी थी। और इन्होंने जो आइडिया ऑफ जनरल विल है, अब जिन्होंने पढ़ाई की है उनको पता होगा कि जो जनरल विल का आइडिया है वो एक्चुअली में रूसो ने दिया था। और तो ये रूसो की जनरल विल के आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। हम आगे कभी कवर भी करेंगे कि रूसो का जनरल विल क्या होता था। तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में कभी भी अगर ये ऑप्शन दिखे तो हमको मतलब जोसेफ शुम्पेटर को टिक करना है। अगर पूछ रहे हैं कि फाउंडेशनल थिंकर कौन है या प्रोसीजरल डेमोक्रेसी पे किसने बात किया है, थोड़ा सा इनके बारे में और अगर हम जाने तो जो जोसेफ शुम्पेटर थे, ये एक ऑस्ट्रियन, नॉट ऑस्ट्रेलियन बट ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रिया कंट्री यूरोप में, ऑस्ट्रियन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया भी था। और इसके अलावा जो इनको हम जानते हैं तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के लिए जानते हैं। दूसरा इन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज बेसिकली, ये शुम्पेटर का कहना है कि जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म में क्या साइकिल्स होते हैं। तो कैपिटलिज्म एक बार राइज करता है, फिर उसमें क्या टेक्नोलॉजिकल कुछ डिस्ट्रप्शंस आते हैं, कुछ नई चीज़ें क्रिएट होती हैं। जैसे अगर कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स भी देखो तो अभी तक कई सारे फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ चुके हैं ना। तो जैसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थर्ड, अभी हम कह रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में रह रहे हैं। तो हर बार एज में कुछ ना कुछ एक ऐसा एक चीज आती है जो डिसरप्ट कर देती है और कैपिटलिज्म फिर से ग्रो करता है। तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। और इनकी बुक का मैंने आपको नाम बता ही दिया कि कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ईयर 1942 में इन्होंने लिखा था। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास एक था वो था जीन जैक्विस रूसो का। अब रूसो फ्रांस से थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इन्होंने इंस्पायर किया था। और ये बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स और एक तरह से जो उस टाइम पे नई नई फिलोसफीज इमर्ज हो रही थी या जो वे ऑफ थिंकिंग इमर्ज हो रही थी उसके अगेंस्ट थे। तो इन्होंने इंटरेस्टिंगली, आप कभी पढ़ोगे कि नाजीज और जो फासिस्ट थे इटली में, उन लोग को भी इंस्पायर किया था क्योंकि जो इनका वे ऑफ थिंकिंग था वो काफ़ी रेवोल्यूशनरी था। और बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ने बाद में इनको पढ़ा और इनसे इनके थ्योरीज को यूज़ किया, खासकर ये जनरल विल वाला कॉन्सेप्ट।
इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ किया गया है हिस्ट्री में। तो जनरल विल का मतलब यही होता है कि कलेक्टिव विल, और एक तरह से जो पूरा सोसाइटी में या किसी स्टेट में जो सिटीजन्स हैं दे आर कमिंग टुगेदर, और उनकी जो एक तरह से चाह है, जो उनका जनरल विल है, ये किसी के अगेंस्ट नहीं होता है, ना ही मेजॉरिटी की बात करता है, ना ही एक तरह का पब्लिक ओपिनियन होता है, बट इट इज़ विल ऑफ द पीपल, जो लोगों ने मतलब स्टेट ऑफ नेचर से निकले। तो ऐसा एक जनरल विल, लोगों का साथ में जो कलेक्टिव विजडम की बात होती है, उसको ये जनरल विल बोलते हैं। फिर रूसो ने क्या डेमोक्रेसी को एज कलेक्टिव मॉरल सेल्फ रूल ऑफ द पीपल की डिफाइन किया था। और इन्होंने ये भी कहा कि बाय एम्फेसाइजिंग ऑन पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड जनरल विल, ही चैलेंज द लिबरल एंड एलिटिस्ट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये हम कभी कवर करेंगे, लिबरल और एलिटिस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। और रूसो फेमसली आर्ग्यूड दैट द इंडिविजुअल्स मे बी फोर्स्ड टू बी फ्री इफ दे रेजिस्ट द जनरल विल। तो जनरल विल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वहाँ पे आ जाता है कि कभी कभी ये भी कहते हैं कि अगर जनरल विल स्टैब्लिश हो गया है, अगर किसी चीज़ पे एक ओपिनियन है जिस पे मेजॉरिटी एग्री कर रही है, तो जो माइनॉरिटी है या जो लोग एग्री नहीं कर रहे हैं उनको उस चीज़ को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी का जो जनरल विल है दैट शुड बी एग्रीड बाई माइनॉरिटी एज वेल। इनका एक फेमस कोट भी है जो इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में इन्होंने बुक लिखी थी, जिसमें इन्होंने कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। तो इतना हमको रूसो के बारे में अभी याद रखने का है, बाकी हम और आगे इनको और पढ़ेंगे कभी और सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में। ये कुछ बुक्स हैं रूसो की। तो इसमें तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है 1762 में इन्होंने लिखा था, जिसपे जनरल विल और सॉवरेनिटी का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। एक है डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी। अब देखो, हम जब ये इनइक्वालिटी और प्रॉपर्टी की जब बात ऐसे पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली मतलब मार्क्स से हम रिलेट करते हैं। बट आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि लाइक रूसो समबडी जिन्होंने प्रॉपर्टी और इनइक्वालिटी को बहुत पहले ही लिंक किया था, और इनकी जो इमरजेंस, जो इनका प्रॉपर्टी का क्रिटिक है, वो मार्क्स भी उससे इंस्पायर हुए थे। तो उन्होंने डिस्कोर्सेज ऑन, जिनकी बुक है डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, ये 1755 में लिखी थी। फिर एक है साइंस एंड आर्ट्स 1750s, और इसको करप्शन बाय प्रोग्रेस, दैट इज एक्चुअली कि रूसो का कहना था कि ये जो एनलाइटनमेंट के बाद एक तरीके से हमको ये एक चीज़, द थिंग विच द एनलाइटनमेंट इज पीपल आर सेलिंग, दैट इज कि एनलाइटनमेंट हैज़ क्रिएटेड अ एज अ नोशन ऑफ प्रोग्रेस। तो कहते प्रोग्रेस ऐसा हुआ है, ये ही एक्चुअली डिफर्स फ्रॉम इट, कि ऐसा एनलाइटनमेंट के बाद प्रोग्रेस हुआ है, या इंसान मॉरल्स, इनका कहना था कि मॉरल्स इंसान के करप्ट हो गए एनलाइटनमेंट के बाद, मॉडर्निटी आने के बाद। तो वो इनकी साइंस एंड आर्ट्स जो 1750 में लिखा उसमें कवर्ड है। फिर एमिली 1762 में, इसमें इन्होंने एजुकेशन और फ्रीडम की बात की है। और एक कन्फेशंस है जो कि 1782 में, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास थे वो थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसफर थे, और शायद ही कोई इनसे बड़ा पॉलिटिकल फिलोसफर मॉडर्न टाइम्स में हमने देखा होगा जिसने दुनिया इतनी तरीके से चेंज कर दी। इन्हीं की वजह से हमने रेवोल्यूशंस देखे, रशिया में, चाइना में, क्यूबा में, और मतलब कहाँ कहाँ इंडिया में भी लोगों ने ट्राई किया। तो ये इतने पावरफुल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर ये अपने तरीके से थे। तो इनके कोर आइडियाज़ के बारे में आप सबको पता ही होगा कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की है इन्होंने, क्लास स्ट्रगल की बात की, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म की बात की, फिर एलिनिएशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है एलिनिएशन, ये आज की सोसाइटी में 21st सेंचुरी में काफ़ी रिलेवेंट है एलिनिएशन का कॉन्सेप्ट इनका। और इनका एक क्लासिकल कोट भी है कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो अभी तक जितनी सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं वो कहते हैं ये क्लास स्ट्रगल ही रहा है। अब ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म से जब चीज़ें शुरू करते हैं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर उसमें स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वो एक तरह से इनका हिस्ट्री का जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें ये बात करते हैं कि हमेशा क्लास स्ट्रगल ही रहा है। और इनके बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ा भी है, और चीज़ें हम आगे के कभी क्वेश्चंस में कवर भी करेंगे। अब जो फोर्थ ऑप्शन हमारे थे वो थे जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स को हम जानते ही हैं जस्टिस की थ्योरी के लिए, और प्लेटो के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है जस्टिस की थ्योरी के लिए वो है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस इतनी प्रोमिनेंट है कि उसको हर किसी ने क्रिटिसाइज किया। आप किसी भी आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम का कोई भी ले लो पर्सन, उसने कुछ ना कुछ रॉल्स के ऊपर कमेंट किया ही है। मतलब अमर्त्य सेन से लेके
रॉबर्ट नॉजिक, सब ने, फेमिनिस्ट ने, कम्युनिटेरियंस ने, माइकल सैंडल्स ने, सब लोगों ने उनके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट किया ही है। अब जॉन रॉल्स के कोर आइडियाज क्या थे? इनका तो एक कोर आइडिया जस्टिस एज फेयरनेस है कि सिस्टम जो है वो इस तरीके से इस तरह से इंस्टीट्यूशन सेटअप होने चाहिए कि जो लीस्ट एडवांटेज्ड है उसको फेवर करे। फिर ओरिजिनल पोजीशन का इनका कॉन्सेप्ट है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में रहते हो जिसकी आपको पता नहीं होता आपका बर्थ कहाँ हो सकता है, आप किस परिवार में किस स्तर पे, सोसाइटी के स्तर पे आपका जन्म हो सकता है। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जस्ट लाइक ओरिजिनल पोजीशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस आपने पढ़ा ही होगा। फिर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इनका कॉन्सेप्ट है। अब इनका जो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक सबसे इंपॉर्टेंट 1971 में आई थी, और इसी में इन्होंने फाउंडेशनल फ्रेमवर्क ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस का पूरा ग्राउंड वर्क किया था। फिर एक और इनकी है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में लिखी थी और लॉ ऑफ द पीपल्स 1999 में। उसके बाद शायद ये दुनिया से चले गए होंगे। तो इन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं, इतने कॉन्सेप्ट दिए, इतना हमको तो कम से कम आना ही चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, which thinker is associated with the concept of developmental democracy? अब ये डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी से किस थिंकर को हम देखते हैं? ऑप्शन है जोसेफ शुम्पेटर, सीबी मैकफर्सन, रॉबर्ट डाल एंड जॉन रॉल्स। अब इसमें से 2 को तो हमने पहले पीछे ही पढ़ लिया। जॉन रॉल्स को भी हमने थोड़ा सा देखा था, जोसेफ शुम्पेटर को भी देखा था, सीबी मैकफर्सन शायद बहुत सारे लोगों के लिए कोई नया नाम हो, और रॉबर्ट डाल भी। तो इसका जो आंसर है, जिसने पढ़ा होगा तो डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की बात जिसने की है वो है सीबी मैकफर्सन ने। सीबी मैकफर्सन को याद रखना है कि इन्होंने डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की बात की है। कौन थे सीबी मैकफर्सन? सीबी मैकफर्सन एक कैनेडियन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, और इन्होंने क्या, एक तरह से ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी या कह सकते हैं मार्क्सिस्ट थे, और मार्क्सिज्म में भी इनका जो पूरा एम्फेसिस था वो ह्यूमनिज्म, मार्क्सिस्ट ह्यूमनिज्म करके कह सकते हैं, उस स्कूल ऑफ आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे। और इनका जो फिर वही है कि इनकी जो बात सारी वो कह रहे हैं कि प्रोसीजरल नहीं, सब्सटैंटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे हमको फोकस करना चाहिए। जैसे हमने पहले देखा ना, जोसेफ शुम्पेटर वो एक तरह से प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की बात कर रहा था, तो ये प्रोसीजरल नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो ये है मार्क्सिस्ट, पर ये बात कर रहे हैं सब्सटैंटिव एस्पेक्ट की। बहुत लोग को ऐसे लगता है ना कि मार्क्सिज्म का डेमोक्रेसी से कुछ लेना देना नहीं है, बट ये मार्क्सिस्ट ह्यूमनिज्म जो इनका फिलॉसफी है वो डेमोक्रेसी को सब्सटैंटिव बनाने की बात करता है। और इनका जो फोकस है वो कह रहे हैं कि सिर्फ फोकस ऑन इलेक्शंस नहीं होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी बात होनी चाहिए। कि अभी जो डेमोक्रेसी का पूरा सिस्टम हो गया है वेस्टर्न सोसाइटीज में या और भी सोसाइटीज में, इनका कहना है कि वहां पे सब डेमोक्रेसी का पर्पस ये हुआ कि कैपिटलिज्म को किसी तरह से सर्व करो, कि कैपिटलिज्म को किसी तरह से एडवांस करो। अब इसमें तुम देखो ना, अगर अमेरिका के बहुत सारे वॉर्स भी अगर जो उन्होंने किए हैं 21st सेंचुरी में, वो कहते हैं कि एक तरह से डेमोक्रेसी के नाम पे कैपिटलिज्म वो पुश करना चाह रहे थे। उसी चीज को मैकफर्सन क्रिटिसाइज करते हैं। मैकफर्सन ने ये भी जो क्लासिकल, एक और इनका कॉन्सेप्ट है, जो क्लासिकल लिबरल कई सारे स्कॉलर्स थे जिसमें हॉब्स और लॉक सबसे इंपॉर्टेंट, जिनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, उनको ये बोलते हैं कि ये लोग थिंकर्स ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म है। अब पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म क्या होता है? कि पॉजिटिव इंडिविजुअल एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि अपने आप को, मतलब अपनी कैपेसिटी से या अपने सेल्फ इंटरेस्ट द्वारा ही ड्रिवन है। तो अगर हॉब्स को आपने पढ़ा होगा, लॉक को पढ़ा होगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, एक सेल्फ सेंट्रिक होने की बात करते हैं, इनको उनसे प्रॉब्लम है। ये कहते हैं ये कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअलिज्म प्रमोट हो रहा है, ये तो कहते हैं एक तरह से इंसान की अपनी कैपेसिटीज से बढ़ाने की बात हो रही है, सोशल हार्मनी की बात नहीं है, दूसरों को साथ लेने की बात नहीं है। तो इनका कहना है कि वो हॉब्स और लॉक एक तरह से पॉजिटिव इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअलिज्म की थ्योरी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो सीबी मैकफर्सन के बारे में हमको इतना याद रखना है, लिबरल डेमोक्रेसी की क्रिटिक है, इन्होंने डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी दिया है। और ये जो वेस्टर्न स्कॉलर्स कई सारे थे जो जिनको हम लिबरलिज्म के डोयन बोलते हैं, जिनके मेन लीडर्स बोलते हैं, उनको इन्होंने पॉजिटिव इंडिविजुअल्स बोल दिया। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो सीबी मैकफर्सन ने कहा है, वो ये है, इनका कहना है कि मार्क्सिस्ट कंट्रीज में या जहां पे कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वहां पे भी डेमोक्रेसी हो सकती है, या जो सिंगल पार्टी रूल्ड कंट्रीज है वहां पे भी डेमोक्रेसी हो सकती है। जैसे इंडिया में आप देखो कि जो नेहरू जी का जो टाइम था शुरुआत में, जिसको जो कांग्रेस की जो हेजिमोनिक पीरियड था, वो बहुत ही हाईली डेमोक्रेटिक सेटअप बोला जाता है स्कॉलर्स द्वारा।
तो ये कहते हैं कि अगर सिंगल पार्टी रूल भी है, जरूरी नहीं है कि अगर डेमोक्रेसी अगर कहीं पे है तो वहां पे मल्टी पार्टी रूल ही होना चाहिए, सिंगल पार्टी रूल में भी डेमोक्रेसी बहुत हद तक पॉसिबल है। और ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में पॉसिबल है, डेवलपिंग वर्ल्ड में भी पॉसिबल है, कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी पॉसिबल है। तो इनका जो डेमोक्रेसी पे विचार है वो बहुत ही पिक्यूलियर और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमको इनको याद रखना है। सीबी मैकफर्सन, इन्होंने डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की बात की, और इनकी जो एक चीज और याद रखना है, जो इनकी बुक है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक 1962 में इन्होंने लिखी थी। इतना हमको कम से कम इनके बारे में पता होना चाहिए। So ये फोर्थ क्वेश्चन है, इन प्लेटोज एलिगरी ऑफ केव द रिटर्न ऑफ एनलाइटेंड प्रिजनर टू द केव प्राइमरली रिप्रेजेंट्स A. The philosopher's withdrawal from political life in pursuit of truth. B. The moral and political responsibility of the philosopher to educate society. C. The rejection of sensory knowledge in favor of pure reason. And D. The inevitable hostility between reason and popular opinion. So, अगर हमने प्लेटो पढ़ा है तो प्लेटो का हमने एलिगरी ऑफ केव भी पढ़ा होगा कि प्लेटो एक स्टोरी को यूज करता है टू एक्सप्लेन एनलाइटनमेंट या नॉलेज, रीजन, इन सबको रिप्रेजेंट करता हो एक स्टोरी से, जिसको एलिगरी ऑफ केव स्टोरी है। तो इस एलिगरी ऑफ केव में आप देखोगे कि प्लेटो बताता है कि कुछ लोग एक केव में बंधे हुए होते हैं ऐसे जंजीर में, और उनके सामने एक फायर है, एक आग है, उस आग से क्योंकि और बाहर से केव का ओपनिंग है, तो जो केव के बाहर जो चीजें हो रही हैं उसके फ्लैशेस या उसके शैडोज केव की वॉल पे रिफ्लेक्ट होते हैं, और उन शैडोज को जो यहाँ पे लोग केव में बैठे हुए हैं जो कि जंजीरों में बंधे हुए हैं और पीछे नहीं मुड़ के देख सकते, उनको लगता है कि जो यहाँ पे हो रहा है, शैडोज जो यहाँ पे चल रहे हैं दीवार पे, वही रियलिटी है, वही लाइफ है। बट एक्सीडेंटली इसी इसी में से कोई एक व्यक्ति फ्री हो जाता है और वो बाहर जाता है, वो बाहर में दुनिया देख के आता है, तो उसे पता चलता है कि नहीं, ये तो एक खुद में एक दुनिया बाहर एग्जिस्ट कर रही है जो कि रियलिटी है, हम जो देख रहे हैं वो तो बस एक रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी है। तो वो बाहर से आके सबको, लोगों को एजुकेट करता है, सबको बताता है कि भाई ऐसा बाहर हमने देख क्या है, ये रियलिटी नहीं जो तुम लोग देख रहे हो शैडोज को। अब ये लोग क्या कहते हैं कि ये जो बंदा है ये बावला हो गया है, ये पागल हो गया है, तो उसी को पीटना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली इस स्टोरी से, हाउएवर, अगर जो प्लेटो के जो गुरु जी थे, जो उनके टीचर थे सोक्रेटिस, तो सोक्रेटिस की लाइफ में ऐसा ही कुछ हुआ था कि वो एनलाइटेंड हो गए थे, वो वहाँ पे एथेंस के लोगों से सवाल पूछते थे, वो लोगों को जागरूक या उनको ज्ञान देने की कोशिश किया उन्होंने, तो वहाँ पे एथेंस की गवर्नमेंट ने उनको ही जेल में डाल दिया और जहर डाल के मार दिया। तो एक तरीके से वही प्लेटो बताना चाहते थे एलिगरी ऑफ केव में। तो बेसिकली जो ये रिटर्न है, एक तरह से कह सकते हैं सोक्रेटिस का रिटर्न या फिलोसफर का रिटर्न केव में बाकी लोगों को, जो जिनको रीजन की जरूरत है, उनको बताने आने का मतलब यही कि लोगों के साथ रीजन शेयर करना। तो ये प्लेटो का एलिगरी ऑफ केव है। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच बुक डज एरिस्टोटल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इनटू करेक्ट एंड डेविएंट फॉर्म्स। ऑप्शंस हैं निकोमैकियन एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स एंड रेटोरिक। तो इसका आंसर मतलब बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनटू करेक्ट एंड डेविएंट फॉर्म्स, इसका आंसर बी होगा, पॉलिटिक्स, जो एरिस्टोटल की बुक है उसमें उन्होंने इस चीज को डिस्कस किया है। एरिस्टोटल का क्या है, इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस किया था बहुत ज़्यादा, 150 से ज़्यादा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े थे, और इसमें इन्होंने देखो कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई किया करेक्ट फॉर्म्स में, जिसमें इन्होंने किंगशिप वाली एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी को साथ में रखा, इनको करेक्ट फॉर्म बोला, और डेविएंट फॉर्म्स में टेरेनी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। अब देखो हमको ऐसे डेमोक्रेसीज उनके लगता है कि नहीं, इन्होंने डेविएंट फॉर्म में क्यों रख दिया, बट प्लेटो, एरिस्टोटल, इनके डेमोक्रेसी के लेकिन इनके काफ़ी रिजर्वेशंस थे, ये लोग सपोर्टिव नहीं थे। एरिस्टोटल के हिसाब से पॉलिटी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें काइंड ऑफ, क्योंकि उसमें जो पावर होती है वो ऐसा भी नहीं किसी एब्सोल्युटली किसी एक आदमी के हाथ में हो, और ऐसा भी नहीं होता था कि मासेस के ऊपर, मासेस को दे दिया जाए। तो एरिस्टोटल ने पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया था, और क्लासिफिकेशन की करेक्ट और डेविएंट फॉर्म्स में, करेक्ट में आएगा किंगशिप, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, डेविएंट फॉर्म में टेरेनी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। और इनकी जो बुक्स थी वो बुक्स में निकोमैकियन एथिक्स, फिर आपकी पॉलिटी, रेटोरिक, ये हमको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंज द फॉलोइंग थिंकर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। सो इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं, एक तो है मैकियावेली,
हॉब्स, बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल। अब हमको देखिए, अगर हम पढ़ते हैं तो हम ऐसे हमने ये चीज़ सीखा होगा कि जो मैकेवली है, मैकेवली इज कंसिडर्ड एज दी कि वो ब्रिज है बिटवीन मिडाइवल टाइम्स एंड मॉडर्न टाइम्स, तो मैकेवली तो सबसे पहले आएंगे। उसके बाद जो व्यक्ति हैं वो होंगे हॉब्स। तो सबसे पहले मैकेवली, फिर हॉब्स, और इसी ऑर्डर में होगा 1 2 3 4 ही, क्योंकि सबसे पहले मैकेवली, फिर थॉमस हॉब्स, फिर जेरेमी बेंथम, फिर जॉन स्टुअर्ट मिल। मैकेवली के बारे में हम सबको पता है, हॉब्स को भी हमने पढ़ा ही होगा, बेंथम को भी पढ़ा होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल को भी पढ़ा होगा। अब सबसे पहले अगर हम इसमें कवर करें तो मैकेवली के बारे में हम देखते हैं। मैकेवली का क्या है, इनकी सबसे फेमस बुक है जो इनका मैग्नम ऑपस है, वो है द प्रिंस, जो इन्होंने 1532 में लिखा था। इनके जो कोर कॉन्सेप्ट है मैकेवली के, पॉलिटिकल रियलिज्म, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम मोरालिटी, पावर, स्टेट क्राफ्ट, रीजन ऑफ स्टेट, वर्च्यू एंड फॉर्च्यून। मैकेवली एक तरीके से, मैंने यहाँ पे एक फोटो में भी दिखाया कि मैकेवली और ये कौटिल्य चाणक्य हैं ये एक तरीके से। तो ये कौटिल्य चाणक्य, ये लोग, इनके बीच में काफ़ी सिमिलैरिटी है इन दोनों को। मतलब कभी कभी चाणक्य को ऐसे मैकेवली ऑफ इंडिया कहा जाता है, बट ऑल दो मैकेवली को बोला जाना चाहिए चाणक्य ऑफ यूरोप या इटली। और ये मैंने गांधी जी को दिखाया है बिकॉज ये दोनों लोग बिलीव करते थे कि दैट एंड मैटर करता है, मीन्स मैटर नहीं करते, एंड गांधी वॉज ऑलवेज लाइक कि मीन्स मैटर करते हैं, एंड नहीं करता है। अब मीन्स और एंड का डिबेट है कि अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो या आपका कोई एंड है लाइफ में, तो उसके लिए आप मीन्स कैसे रखते हो, आपके मीन्स क्या मॉरली जस्टिफाइड होने चाहिए, या आप किसी तरीके से करप्ट मीन्स भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर करप्ट मीन्स यूज़ करने की बात होगी तो उसमें आपके मैकेवली और चाणक्य बोलेंगे हाँ कोई बात नहीं, हमको बस एंड मैटर करता है। बट अगर मीन्स अच्छे यूज़ करने हैं और मीन्स प्योर रखने हैं तो वो गांधी जी कहेंगे नहीं, मीन्स प्योर ही होनी चाहिए, अगर आप अच्छा चीज़ चाहते हो तो आप रास्ता भी अच्छा ही चुनो। ठीक है। अभी सेकंड हमारे स्कॉलर या पॉलिटिकल फिलोसोफर थॉमस हॉब्स हैं। थॉमस हॉब्स कहाँ से थे? थॉमस हॉब्स थे ब्रिटिश, ही वॉज ब्रिटेन के थे। और इन्होंने, इनकी जो मेन मेजर बुक है वो है लेवाइथन, जो कि 1651 में लिखी है। और हमने अभी देखा कि मैकेवली ने जो अपनी प्रिंस लिखी थी 1632 में लिखी थी। तो इनके, जाहिर सी बात है ये बाद में आए हैं। और इनके फिर कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं थॉमस हॉब्स के? एक है स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर क्या है इनका? स्टेट ऑफ नेचर, बहुत ही नेगेटिव व्यू इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर का रखा था, हमको पता ही है। स्टेट ऑफ नेचर में बोलते हैं लाइफ वाज नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। फिर इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है वो हमको देखना है। इनका एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट हमको आना चाहिए। इनकी सिक्योरिटी और लिबर्टी ये कैसे प्रमोट करते हैं। अब देखो ये जो बंदे हैं इनके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई कि इन, अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये काफ़ी ऐसे हॉकिश हैं, ये काफ़ी ऐसी टोटलिटेरियनिज्म चीज़ें प्रमोट करते हैं, ये काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप की कभी कभी ऐसे आपको लगेगा बात कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, एक चीज़ होता है ह्यूमन साइकोलॉजी में, आपके ऊपर वही इफेक्ट होता है जिस तरह की सोसाइटी में आप ग्रो कर रहे हो। तो ये जब पैदा हुए थे, इनका मतलब ऐसा कहना भी था कि आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर। बिकॉज जब ये पैदा हुए थे एट दैट टाइम ब्रिटेन में सिविल वॉर चल रहा था, पीपल वर लाइक एट ईच अदर्स थ्रोट। तो इतना ज़्यादा फियरफुल, इतना ज़्यादा नेगेटिव वायलेंट इन्वायरमेंट था कि ही ट्राइड, इनको एक ऐसा स्टेट क्रिएट करना था जो कि पावरफुल हो, जो कि ऑर्डर रिस्टोर कर सके, और जो कि लोगों को जो उनके नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स हैं उसको कंट्रोल कर सके। क्योंकि इनका मानना था ह्यूमंस आर बहुत ग्रीडी होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशंस द्वारा ड्रिवन होते हैं, ऐसा नहीं कि मॉरल्स हैं, हेल्पफुल है, नहीं ऐसा नहीं है। तो इनका इसीलिए था कि आपको ऐसा स्टेट चाहिए जिसके पास सारी पावर्स हो, वो एक तरीके से कंट्रोल कर सके आपको, या एक तरीके से ऑर्डर मेंटेन कर सके। बट इन्होंने इसीलिए जो इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जब स्टेट ऑफ नेचर से ह्यूमंस बाहर आए तो इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ह्यूमंस ने अपनी सारी राइट्स दे दी स्टेट को, एक्सेप्ट एक्सेप्ट देयर राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। कि स्टेट को उन्होंने सारी राइट्स दे दी कि आप मेरा स्पीच कंट्रोल कर सकते हो, आप मेरे ऑक्यूपेशन कंट्रोल कर सकते हो, आप मेरी मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो, पर राइट टू लाइफ नहीं दिया। सेल्फ प्रिजर्वेशन मतलब कि इंसान को स्टेट मार नहीं सकता, उसके साथ कुछ भी कर सकता है बस। तो ये थॉमस हॉब्स के बारे में इतना हमको जानना चाहिए। और इनका स्टेटमेंट भी था कि आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर। ये मतलब फियर का ऐसा था कि ही वॉज बॉर्न प्री मेच्योरली, मेरे को ऐसा, आई थिंक मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है कि वॉज बॉर्न प्री मेच्योरली, क्योंकि इतना डर के माहौल में थे, तो वो भी इनके दिमाग पे शेप किया समहाउ। अब जो थर्ड थे, ये थे फिलोसफर, ये थे जेरेमी बेंथम।
जेरेमी बेंथम ये 1748 से 1832 इनका लाइफ स्पैन है, 18th सेंचुरी में इनको माना जाता है। इनकी जो की बुक है वो है एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, जिन्होंने 1789 में लिखा था। ठीक है, 1789 मतलब उस टाइम पे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन भी चल रहा था, चलने वाला था। तो इनको जो बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनका जो कंट्रीब्यूशन हम मानते हैं वो यूटिलिटेरियनिज्म का थ्योरी। यूटिलिटेरियनिज्म का थ्योरी क्या होता है? यूटिलिटेरियनिज्म मतलब बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, कि लाइफ को ये डिवाइड करते हैं पेन और प्लेजर के बीच में। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, या किसी भी तरीके से कि स्टेट का भी एक तरीके से पर्पस क्या है कि टू मैक्सिमाइज प्लेजर एंड रिड्यूस पेन, कि पेन को रिड्यूस करना और प्लेजर को मैक्सिमाइज करना है। तो और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम खुशहाल कर सकते हैं। और इन्होंने क्वांटिटेटिव प्लेजर्स की बात की। ये शायद अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इसका इनका कंपैरिजन करेंगे ना जेएस मिल से, जिन्होंने क्वालिटेटिव प्लेजर्स की बात की थी। तो ये क्वांटिटेटिव प्लेजर क्या है कि ये कहते हैं कि प्लेजर्स को क्वांटिफाई किया जा सकता है, मतलब क्वांटिफाई मतलब उसको मेजर कर सकते हैं प्लेजर को। तो ये एक चीज़ ये इनकी हुई क्वांटिटेटिव प्लेजर की बात, और इसी प्लेजर को आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक। फिर इन्होंने बोला था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, और कहते हैं इसी पे सारा फाउंडेशन ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन का होना चाहिए। जो भी हम कानून बना रहे हैं, जो भी मोरालिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो सेम चीज पे ही होना चाहिए, दैट इज हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा, इसमें एथिक्स में एक कॉन्सेप्ट भी ये आता है ट्रॉली प्रॉब्लम का। तो उस ट्रॉली प्रॉब्लम में जैसे रेलवे लाइन होता है, और इस रेलवे अगर एक रेलवे लाइन पे 3 लोग काम कर रहे हैं और दूसरे पे 7 लोग काम कर रहे हैं, और आपके हाथ में एक पुली है जिसको आप पुश करोगे तो रेलवे का जो इंजन है वो आप उसका डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। तो अगर कोई यूटिलिटेरियन एंगल से देखता है तो वो कहता है कि हम जो रेलवे का इंजन है हम उसको ऐसे ट्रैक पे भेज देंगे जिसपे कम लोग काम कर रहे हो, ताकि ज़्यादा लोगों की लाइफ बच सके। तो बेसिकली यही डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मेजोरिटी की तरह से, एक तरह से बात। ठीक है। अब इन्होंने देखो, जेरेमी, अभी मैंने जो फोटो लगाई है थोड़ी सी ऑड लग रही होगी कि ऐसी कैसी फोटो है, मतलब इनकी ये एक्चुअली में ये इनकी जो फोटो है, ये लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में ये इनकी डेड बॉडी है, और ये डेड बॉडी इसी फॉर्म में रखी हुई है। इसका हेड क्या था, हेड भी पहले ओरिजिनल वाला ही था, बट उसको हटाना पड़ा, क्योंकि उसमें मतलब डेड बॉडी कितना ही प्रिजर्व करोगे। तो इनका जो अभी नीचे का जो पूरा पार्ट है दैट इज ओरिजिनल इंटैक्ट। जेरेमी बेंथम इज एक्चुअली विदाउट, बिना मतलब जान नहीं उनके अंदर बस, और हेड जो है वैक्स की बना दी गई है। तो इनका था कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी ऐसे रख दी जाए ताकि लोग इनसे इंस्पिरेशन ले सकें। अब कितने लोग लेते हैं वो भगवान जाने। ठीक है। तो ये हमारे जेरेमी बेंथम है, इनके बारे में और डीपली पढ़ना है आपको। अब बेंथम की डेड बॉडी से अगर आप अम्यूज नहीं हुए तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल, इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मतलब इनके जो फादर थे जेम्स मिल, तो इनके फादर और जो जेरेमी बेंथम थे वो शायद फ्रेंड्स थे, और इन लोगों ने डिसाइड किया कि जेम्स मिल ने डिसाइड किया और कि इस बच्चे को, हम जो इनका बेटा है उस जॉन स्टुअर्ट मिल, उसको बहुत ज़्यादा दिमाग से हम तेज बना देंगे, बचपन में इसको सारी ज्ञान और बुद्धि सब हम दे देंगे। तो ये थे भी वैसे ही, क्योंकि बचपन में इनको ये चाइल्ड प्रोडिजी थे। ठीक है। मतलब चाइल्ड प्रोडिजी मतलब जो बचपन में बुद्धि से बहुत तेज थे। इनको 3 साल की उम्र में इन्होंने ग्रीक व्रीक सीख ली थी, पता नहीं कितने लैंग्वेजेस इनको आती थी, लॉजिक वॉजिक सारी चीज़ें, मैथ्स वैथ्स हर चीज़ में इन्होंने उस टाइम पे ही, अपने टाइम पे बहुत ही एडवांस हो गए थे बचपन में ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसा बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से इनकी थोड़ी बुद्धि खराब हो गई थी। उनका क्या मतलब ऐसा होता है कि नहीं इतना पता नहीं, बट ये ही सफर्ड अ मेंटल ब्रेकडाउन इन 20s में। इनको मेंटल ब्रेकडाउन हुआ क्योंकि इंटेंस एजुकेशन हुआ। अब इनको जब पढ़ाया जाता था इतना ज़्यादा, तो आप देखोगे ना बाद में इन्होंने फ्रीडम और लिबर्टी की बात बहुत की है। तो जब हम बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स पढ़ते हैं ना, तो हमको एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि उनके साथ जो बचपन में, जैसे मैंने हॉब्स का कहा ना कि वो बेचारे वो सफ़र किए थे इतना ज़्यादा वायलेंस, और वो प्रीमेच्योरली पैदा हो गए, डर का माहौल था, तो उन्होंने जो अपनी फिलॉसफी भी वैसे ही कुछ डायरेक्शन में बनाई। अब जो ये जेएस मिल थे, इन्होंने क्योंकि लाइफ में रेस्ट्रिक्शंस बहुत फेस किए थे बचपन में, तो जब ये बड़े हुए तो इन्होंने फ्रीडम की बात बहुत की, लिबर्टी की बात बहुत की। ठीक है। इसलिए बहुत बड़े लिबरल थिंकर भी बन पाए। तो इनको मेंटल ब्रेकडाउन हो गया क्योंकि इन्होंने 20s में, बट ही रिकवर्ड एंड ही लेटर ऑन अलोंग विद हिज वाइफ हैरियट टेलर
उनके साथ भी बहुत सारा काम किया इन्होंने फेमिनिज्म के, मतलब अगर आप प्लेटो और जेएस मिल जितना, मेरी स्टडी में मैं जितना समझ सकता हूँ, यही दो ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे जिन्होंने वुमेन को काफ़ी सेंटर में रखा है अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी, और उनको समहाउ इक्वल ट्रीटमेंट दिया है। मतलब आप सोचो ना कि जो प्लेटो का जो शिष्य है, एरिस्टोटल जो शिष्य है, वो तो वुमेन को मतलब काइंड ऑफ यूज्ड टू, वो भी काफ़ी डिम व्यू रखते हैं वुमेन को लेके। मतलब वो तो शायद मानते थे कि जो वुमेन है वो कंप्लीट मैन नहीं है, मतलब वो शायद उनका नेचुरल एवोल्यूशन अगर एक लिविंग बीइंग का है तो वो मैन ही है। और एरिस्टोटल तो मतलब यहाँ भी मानता था कि जो वुमेन है उनके जो दांत हैं वो आदमियों से कम होते हैं। बट अब मतलब कैसी absurd सी बात है कि एरिस्टोटल की खुद भी शादी हो रखी थी, तो एक्चुअली ही कुड हैव काउंटेड हिज ओन वाइफ्स टीथ, एंड ये फैक्ट तो ऑब्जेक्टिवली सही कर सकते थे। मतलब 155 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद भी आप एक बेसिक सी चीज वो मिस कर गए कि औरत और आदमी के दांत सेम हो सकते हैं। ठीक है। सो कमिंग बैक टू जेएस मिल, इन्होंने फेमिनिज्म में भी इनका कंट्रीब्यूशन है। हैरियट टेलर इनकी वाइफ के साथ काफी इनके लाइक फेमिनिस्ट या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काफी काम किए थे। इनकी जो दो फेमस बुक्स है, एक तो ऑन लिबर्टी 1859 में और यूटिलिटेरियनिज्म 1861 में लिखा था। अच्छा, तो हमने जो जेएस जो इनका जेरेमी बेंथम को पढ़ा था, यूटिलिटेरियनिज्म की प्लेजर मैक्सिमाइज करना है, हैप्पीनेस मैक्सिमाइज करना है। उनकी यूटिलिटेरियनिज्म को इन्होंने पूरा एकदम से चेंज कर दिया। वो बोल रहे हैं कि बेंथम को कि आप जो बात करो क्वांटिटी की बात कर रहे हो, बट प्लेजर है क्या, मतलब प्लेजर के इन्होंने बोला प्लेजर क्वालिटी की बात करो आप। कि जैसे पोएट्री कैन नॉट बी, मतलब पोएट्री और पुष्पिन एक गेम होता है, तो उन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन लेके आए कि पोएट्री से जो आपको जो हैप्पीनेस आएगी, जो हो सकता है पढ़ाई लिखाई करके आए, वो आपको किसी और चीज़ से ना आए। तो उन्होंने कहा कि जो प्लेजर का है वो क्वालिटी भी होती है, कि क्वालिटी भी हो सकती है प्लेजर की, ऐसा नहीं सिर्फ क्वांटिटी की ही बात कर सकते हैं। भाई जेएस मिल के बारे में इतना जानना है, और चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है हॉब्स हॉब्स से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद थॉमस हॉब्स। तो नॉट एसोसिएटेड विद थॉमस हॉब्स, तो पहला स्टेटमेंट है लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। ये तो मैंने पहले ही अभी आपको बोला था कि हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर में जो प्रिमिटिव लाइफ थी ह्यूमंस की, जो सबसे पौराणिक काल में जो इंसान जैसे रहता था, उसको उन्होंने बहुत ही नेगेटिव लाइट में डिफाइन किया है कि सॉलिटरी थी, अकेली अकेले, सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कवनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर बट वर्ड्स। कवनेंट्स होते हैं मतलब एग्रीमेंट्स, या किसी तरह का लाइक एग्रीमेंट हो गया दो लोग बीच अंडरस्टैंडिंग। तो कवनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड ये उन्होंने कहा था बेसिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, कवनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स, जिसका मतलब यही है कि अगर आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ किसी तरीके का पनिशिंग पावर भी स्टेट के पास रहना चाहिए कि वो आपको पिनलाइज कर सके। थर्ड स्टेटमेंट है द सॉवरेन इज बाउंड बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सॉवरेन इज बाउंड बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एंड अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, अगर आपने हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर पढ़ा है, तो उसमें जो जो सॉवरेन या जो स्टेट का जो बर्थ है दैट इज आफ्टर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके, क्योंकि लोग बहुत ही बुरी लाइफ जिंदगी जी रहे थे, बहुत ही खराब जिंदगी थी उनकी, ऐसी पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट टाइप की। तो उन्होंने फिर इसलिए स्टेट बनाया कि स्टेट रहेगा ना तो हमको कम से कम कंट्रोल कर सकेगा, कोई कुछ गलत काम नहीं कर पाएगा। तो अब इसमें कह रहे हैं कि सॉवरेन इज बाउंड बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नो, सॉवरेन कैसे बाउंड हो सकता है, सॉवरेन तो बना ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट से है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट नॉट एसोसिएटेड में यही आएगा, सी आंसर आएगा। और डी जो है फियर ऑफ वायलेंट डेथ लीड्स इंडिविजुअल्स टू फॉर्म द स्टेट, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि लोगों को बिकॉज स्टेट ऑफ नेचर में जहाँ पे इतना ज़्यादा वायलेंस, वॉर, लोग ग्रीडी लोग रह रहे हैं, एक दूसरे से जलन रखते हैं, जेलसी रखते हैं, वहाँ पे तो आई कि स्टेट ऑफ नेचर में ये हॉब्स ऐसा भी कहता है कि इट वाज वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, कि सब एक दूसरे से लड़ने, लाइक कोई किसी को ही मार सकता है। इट वाज लाइक ना, जैसे अगर हम कौटिल्य के लैंग्वेज में बोले तो मत्स्य न्याय चलता था कि द बिगर फिश विल ईट द लोअर फिश, या जंगल राज बोल सकते हैं, बिहार वाला नहीं बट ऐसे जंगल राज। बिहार में भी कुछ ऐसा ही रहा होगा उस टाइम पे। तो तो ठीक है, ये इसका आंसर फिर सी होगा। ठीक। अच्छा, इस स्लाइड में मैंने क्या किया है कि जो हम तीन लोगों के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरीज पढ़ते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो की,
मैंने उनके बीच में डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की, उनके बीच में डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। तो देखो पहला तो ये बेसिक कंडीशन कैसी थी स्टेट ऑफ नेचर में, हॉब्स कहता है बहुत ही खराब थी। स्टेट ऑफ वॉर था, वॉर कैसा वॉर, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, कि सब एक दूसरे पे लाइक मतलब लड़ने को आतुर है कि मार ही डालेंगे। लॉक, क्योंकि लॉक लिबरल थे, लॉक लाइक इनका था कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या, स्टेट ऑफ रिलेटिव पीस था, लोग अच्छे लोग थे, गुडविल थे, लोगों के पास गुडविल था, एक दूसरे के भलाई चाहते थे, बेनिवोलेंस था। रूसो का था क्या, स्टेट ऑफ फ्रीडम था, रूसो भी उसको पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव तरीके से लेता है स्टेट ऑफ नेचर को, कि ह्यूमंस, इनसे आप ये भी चीज देख सकते हो कि ये लोग मानते हैं ह्यूमंस आर इंट्रिंसिकली गुड, कि इंसान दिल से अच्छा होता है। हॉब्स कहते हैं नहीं, इंसान कहाँ दिल से अच्छा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इनमें से किससे एग्री करते हो, हॉब्स से एग्री करते हो, लॉक से करते हो, रूसो कर से हो। फिर ह्यूमन नेचर कैसा है, हॉब्स वही सेल्फ इंटरेस्टेड एंड फियरफुल, इंसान बहुत ही डरपोक, सेल्फ इंटरेस्टेड, खुद का सेल्फिश अपना ही बस सोचता है। लॉक कहते हैं रैशनल और मॉरल होता है इंसान, इंसान के पास तर्क करने की शक्ति है, इंसान के पास मोरालिटी है, तो इंसान अच्छा है। रूसो कहते हैं नोबल, नोबल सैवेजेस, सैवेज वर्ड देख के नहीं समझना कि वो नेगेटिव है, उसके आगे नोबल भी लगा हुआ, नोबल मतलब अच्छे, अच्छे थे इंसान, स्टेट ऑफ नेचर में अच्छे होते थे। फिर लॉ इन नेचर क्या था, हॉब्स का कहना था कोई लॉ नहीं होता था, बट लॉक का कहना था नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करता था, इसीलिए वो नेचुरल राइट्स की बात किया है, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में क्योंकि नेचुरल लॉ था, और नेचुरल क्योंकि हमको नेचर ने कुछ राइट्स दे रखे थे, तो उस राइट्स को स्टेट को भी प्रोटेक्ट करना है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जिसको लॉक ने कहा है। और रूसो का कहना था कोई फॉर्मल लॉ नहीं था, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी पे तीनों का क्या कहना है, हॉब्स ने कहा है कि नो सिक्योर प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी नहीं था। और लॉक का आपको मैंने बता ही दिया कि नेचुरल राइट मानता है, राइट टू प्रॉपर्टी को। और रूसो ने, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि रूसो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बहुत अगेंस्ट था, उसने इसीलिए इन्होंने कहा कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, स्टेट ऑफ नेचर में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। इक्वालिटी की बात है, तो हॉब्स ने कहा कि देखो इक्वालिटी थी, हॉब्स के लिए पता है, इसीलिए किसी ने कहा भी है कि हॉब्स वाज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअलिज्म के सबसे बड़े फिलोसफर ये हैं, कि बिकॉज इन्होंने कहते हैं कि सब लोग इक्वल थे, लेकिन इक्वल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, क्योंकि सब वल्नरेबल थे, कोई किसी को भी मार सकता था, तो इसलिए सब इक्वल है। तो इसलिए जैसे भी वही बात होगी कि सब इंडिया मतलब नॉट इन इंडिया बट कहीं पे भी कि सब लोग बराबर है, क्योंकि सब गरीब हैं। फिर इन्होंने लॉक ने कहा है कि मॉरल एंड लीगल इक्वालिटी थी, कि सारे मॉरल और लीगली दो सब लोग इक्वल थे। और रूसो रूसो ने कहा नेचुरल इक्वालिटी थी। फिर इसके आगे आप प्रॉब्लम्स देख सकते हो, प्रॉब्लम में इनसिक्योरिटी एंड फियर, इनकन्वीनियंस इन एनफोर्समेंट, ये इस तरीके से लॉक, हॉब्स एंड रूसो को मैंने डिस्टिंग्विश किया है। ये सब आप चीज़ें मतलब समझ भी सकते हो, इन लोग के फेमस फ्रेजेस भी हैं। तो जैसे ये फेमस फ्रेज आपका ये देखो, हॉब्स का है वॉर, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सबकी एक दूसरे से लड़ाई ही है स्टेट ऑफ नेचर में। लॉक ने कहा है वेयर लॉ एंड्स टिरेनी बिगिंस, लॉ तो ज़रूरी है, स्टेट ज़रूरी है। और रूसो ने कहा है मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज चेंज। तो इनका, रूसो का कहना है कि नेचुरली तो इंसान पैदा ही होता है फ्री, एकदम से कुछ भी करने को, लायक कुछ भी सोचने को, पर ये जो समाज है ना वो हमको बांध के रख देता है, सोसाइटी हमको बांध के रख देता है। तो मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज, ठीक है, इतना हमको याद रखना है इनके। एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, ए जीन बॉर्डिन, sovereignty is perpetual and indivisible. B. Thomas Hobbes, sovereignty originates from the consent of individuals. C. Harold Lasky, state sovereignty is limited by social groups. And D. Jean-Jacques Rousseau, sovereignty is inalienable and indivisible. सो इसका आंसर होगा थॉमस हॉब्स, बिकॉज ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि सॉवरेनिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। एक्चुअली में जो स्टेट ऑफ नेचर के बाद स्टेट जो बना, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट बना था। तो इसीलिए जो सॉवरेनिटी है वो लोगों के कंसेंट से नहीं है, सॉवरेनिटी इन इटसेल्फ इज द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द स्टेट, एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द लेवाइथन, एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द रूलर। तो उसमें ये नहीं कि लोगों के कंसेंट से आता हो, ठीक है। तो ये थॉमस हॉब्स इसका आंसर होगा। अब इसमें से हमने जीन बॉर्डिन को नाम नहीं सुना होगा इनका। तो जीन बॉर्डिन कौन थे, ये फ्रांस की पॉलिटिकल फिलोसफर थे। अब जैसे मैंने और भी थिंकर्स के बारे में बताया कि जो उनकी फिलोसफी है, जो उनके आइडियाज़ हैं, दैट इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द टाइम्स दे वर लिविंग इन। तो ऐसा कहा भी जाता है कि एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, ठीक है। तो
जीन बॉडिन जो फ्रांस में जो इनका टाइम्स थे, उस टाइम पे देयर वाज कन्फ्लिक्ट, देयर वाज रिलीजियस वॉर बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो दो ग्रुप्स, दो सेक्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी के, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, उनके बीच में इस काइंड ऑफ सिविल वॉर चल रहा था फ्रांस में। तो उसी टाइम पे मतलब ही ऑल्सो रियलाइज दिस थिंग कि अगर इतना ज़्यादा ह्यूमंस आर सो परवर्स, सो वायलेंट, इतना कियोटिक है, तो हमको ऑर्डर चाहिए सोसाइटी में। तो दैट इज़ वाई हमको अगर ऑर्डर चाहिए तो हमको सॉवरिन जो है वो पावरफुल होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ जो स्टेट है उसके पास एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल होना चाहिए। परपेचुअल मतलब फॉर एवर, एंड एब्सोल्यूट। तो ये उन्होंने बात किया। फिर इनकी जो बुक है 6 बुक्स ऑन कॉमनवेल्थ, ये इन्होंने 1576 में लिखा था, जीन बॉडिन। अब जीन बॉडिन के ही बुक के बाद, जीन बॉडिन के ही सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट के बाद, जो थॉमस हॉब्स हैं उन्होंने अपना सॉवरेंटी का आइडिया दिया और उसको और रेडिकलाइज कर दिया। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमें वो थॉमस हॉब्स को देखते हैं, इनके सॉवरेंटी। थॉमस हॉब्स ने अपने सॉवरेंटी के आइडियाज लेवाइथन जो उनकी बुक थी उसमें लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट इज अमंग इंडिविजुअल्स ओनली, द सॉवरेन इज नॉट पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए सॉवरेनिटी लोगों का कंसेंट से हम रिलेट नहीं कर सकते। फिर बॉडिन और हॉब्स के बीच में कनेक्शन क्या है? बॉडिन ने कहा कि ये फर्स्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी बॉडिन ने दिया, और हॉब्स ने क्या, ये रेडिकलाइज कर दिया उस सॉवरेनिटी को। ठीक है। लास्की, लास्की, हेरोल्ड लास्की, जिन्होंने लास्की के बारे में नहीं सुना है, ही इज एक्चुअली क्वाइट रिनाउंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। और इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ इनके बारे में ये है कि इन्होंने इनडायरेक्टली इंडिया पे को भी इन्फ्लुएंस किया, इंडिया की डेवलपमेंट को। हाउ? बिकॉज ही वॉज टीचर टू जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू के टीचर भी थे जब वो वहाँ ब्रिटेन पढ़ने गए थे। सो लास्की ने क्या, ये प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ इन्होंने सॉवरेनिटी दी है। इनका मानना है कि जो सॉवरेनिटी है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट शुड नॉट बी एब्सोल्युटली कि वो स्टेट के पास ही रहे। क्योंकि जो सोसाइटी है वो भी एक फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो इसीलिए वो उसमें ये एब्सोल्यूट मोनिस्टिक या अनलिमिटेड सॉवरेनिटी की बात इन्होंने रिजेक्ट कर दी। इन्होंने कहा अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस, चर्चेस, प्रोफेशनल बॉडीज, ये सारे लोग स्टेट सॉवरेनिटी को लिमिट करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात नहीं की थी। ठीक। तो अब मैंने ये लास्ट की क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग करा, तो इनकी बुक्स के बारे में भी थोड़ा सा लिख लिया है कि अथॉरिटी ऑफ मॉडर्न स्टेट इनकी बुक है, जिन्होंने 1919 में पब्लिश की थी। इसमें उन्होंने क्रिटिक ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी इसी बुक में इन्होंने किया है। फिर फाउंडेशंस ऑफ सॉवरेनिटी 1921 में इनकी बुक है, इसमें प्लूरलिस्ट मॉडल ऑफ इन्होंने थ्योरी दिया है सॉवरेनिटी का। फिर ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925। इसमें डेमोक्रेसी, राइट्स और स्टेट की बात की। फिर लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, इन्हें फ्रीडम और ग्रुप लाइफ, इन सब की बातें की हैं। बट लास्की को हमको जानना जरूरी, बिकॉज लास्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, और इनके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है हेरोल्ड लास्की के बारे में। ठीक है। और रूसो रूसो के जो सॉवरेनिटी का मॉडल उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया 1762 में, और उसमें इन्होंने क्लियरली बताया कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल, इट रिप्रेजेंट्स द जनरल विल। क्योंकि लोग चाहते हैं कि सॉवरेन जो स्टेट है उसको सॉवरेनिटी का पावर दे, तो उनका जनरल विल है, तो इसलिए वो ये प्लूरलिस्ट मॉडल नहीं सपोर्ट करेंगे। ठीक है। फिर की फीचर्स क्या है? इनएलिनेबल होता है, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो स्टेट का जो सॉवरेनिटी वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और इनडिविजिबल भी होता है, कैन नॉट बी फ्रैगमेंटेड, मतलब उसको शेयर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है। सो ये जीन जैक्विस रूसो का है, हॉब्स का हमने देख लिया, हमने हेरोल्ड लास्की का देख लिया, और ये सारे लोगों के सॉवरेनिटी के अलग अलग आइडियाज थे। इतना बस मैंने इतनी क्वेश्चंस बनाए। नेक्स्ट मैं और कोशिश करूँगा कुछ और क्वेश्चंस पूछे और कॉन्सेप्ट्स हम ठीक है।